हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का क्लास आपका रूल नंबर 234। इसमें जो भी मैं 4 एग्जांपल्स को लिया हूँ, कुछ लोग कंफ्यूज कर रहे थे, ज़्यादा लोग नहीं, बस कुछ लोग। तो कुछ लोग इसलिए कंफ्यूज कर रहे थे क्योंकि मैं समझाना जो चाह रहा था, तो जिस टाइम वो समझने की कोशिश कर रहे थे उनके दिमाग में कोई और भी क्वेश्चन चल रहे थे। भाई ऐसे नहीं समझोगे। यहाँ पर जो भी मेरा मकसद है समझाने का, बस उस चीज़ पर फोकस करो, बाकी दुनिया की सारी बातें कुछ देर के लिए भूल जाओ। ठीक है, तब आप समझ पाओगे इसका एप्लीकेशन कहाँ होगा और इससे रिलेटेड किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप अच्छे तरीके से समझोगे तब, जब मैं उससे रिलेटेड बताऊंगा। मतलब बताया था ना कि एक कंबाइंड टॉपिक लेने वाला हूँ डिटरमिनर के बाद। तो डिटरमिनर के बाद जो भी चैप्टर आएगा कंबाइंड वाला, वहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा यूज में आएगा आपका। ठीक है, जैसे वहाँ पर पहचानोगे कैसे कि एडजेक्टिव है कि वर्ब है ना। अगर वर्ब है, अगर एडजेक्टिव है V3 और V4, वहाँ पर वर्ब की तरह काम नहीं कर रहा, तो वहाँ पर V3 होगा या फिर V4 होगा। बात को समझ रहे हो? तो ये सारी चीज़ों को आप यूज़ कर पाओगे, उसके लिए मैं यहाँ पर आपको सिखा रहा हूँ, क्योंकि ये एडजेक्टिव से रिलेटेड है। क्योंकि ये V3 और V4 एज एन एडजेक्टिव काम करता है, तो किस तरीके से काम करता है उसको सिखा रहा हूँ। तो बाकी दुनिया की चीज़ें आप भूल जाओ, कुछ देर के लिए आपके दिमाग में ये घूमना चाहिए। क्या घूमना चाहिए, मैं ये आपको बताता हूँ। पहले ये बताता हूँ कि पहले ये चेक करो कि ये जो भी ग्रीन कलर में है, सारी बातें अभी भूल जाओ। क्या आपको समझना है? अभी ये देखो, यहाँ पर ये समझना है कि ये ग्रीन कलर में जितने हैं अंडरलाइन किया हुआ, ये सारे जो हैं ये वर्ब हैं या फिर एडजेक्टिव हैं, ये हम लोग को समझना है। पिछले क्लास में अप्रोच इस तरीके से था, मैं आज अप्रोच को बदल रहा हूँ ताकि आप चारों तरीके से समझ पाओ। मतलब दाएं बाएं जैसे भी समझना चाहो वैसे समझ सकते हो। पिछले क्लास में मैं समझाया था, पहले पहचानने सिखाया था कि यहाँ पर V3 होगा या फिर V4। फिर आपको समझाया था कि ये एडजेक्टिव है या फिर वर्ब है। तो आज मैं उल्टा समझा रहा हूँ, आज पहले समझाऊंगा कि ये एडजेक्टिव है या फिर वर्ब है, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि यहाँ पर V3 होगा या फिर V4 होगा। क्लियर? अब पिछले क्लास में मैं आपको बता चुका हूँ कि V4 और V3 में क्या फ़र्क है। अगर ये एक्टिव मीनिंग देता है तो ये V4 है, अगर पैसिव मीनिंग देता है तो V3 है। एक्टिव पैसिव कहने का क्या मतलब है कि अगर इस वर्ब से, मतलब इस V4 से जुड़ा हुआ जो भी आपका नाउन है, ये V4 से जुड़ा हुआ जो भी नाउन है आपका, ये नाउन अगर इस वर्ब का डूअर है ना, अगर इसका ये डूअर है, इससे जुड़ा हुआ जो भी नाउन होगा, अगर इस V4 से जुड़ा हुआ नाउन इस वर्ब का ही, V4 का ही डूअर होगा, तो वहाँ पर V4 का इस्तेमाल होगा। और V3 यहाँ पर ये है कि इससे जुड़ा हुआ जो भी नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा, ये इस V3 का डूअर नहीं होगा। बस इतना समझो अभी, है ना। इसको करने वाला कोई और होगा, ये खुद इससे जुड़ा हुआ जो भी नाउन प्रोनाउन है ये इसका डूअर नहीं होगा। तो बस आपको ध्यान में रखना है कि डूअर और नॉन डूअर, है ना। मतलब जो इसका डूअर है उस केस में V4 होगा, इससे जुड़ा हुआ जो भी आपका V3 से जुड़ा हुआ जो भी आपका वहाँ पर नाउन होगा, ये इसका डूअर नहीं होगा। तो डूअर को और इसका डूअर नहीं है ये पहचानना है। ठीक है, तो वहाँ पर डिसाइड कर लेंगे कि V3 या फिर V4 है। अब जरा बात करते हैं कि यहाँ पर एडजेक्टिव की तरह काम किया है या फिर आपका वर्ब की तरह काम किया है। जरा देखने की कोशिश करो, यहाँ पर जो मैं बताना चाह रहा हूँ देख लो। कुछ बातों को आपको ध्यान में रखना है। क्या? जैसे मैं अगर बोलूँ कि ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय, है ना, यहाँ पर बोल रहा हूँ ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय। क्लियर? अब यहाँ पर समझने की कोशिश करना, यहाँ पर एन है, और मैं बता चुका हूँ पहले भी कि अगर एन आ गया, फिर द आ गया, फिर कोई और भी डिटरमिनर जैसे ऑल आ गया, फ्यू आ गया, मेनी आ गया, है ना, इस तरीके के अगर डिटरमिनर आते हैं तो ये इंडिकेट करता है कि इसके बाद कोई नाउन आया होगा। और यहाँ पर बॉय क्या है आपका? नाउन, और नाउन की विशेषता कौन बता रहा है? इंटेलिजेंट। तो इंटेलिजेंट क्या हो गया? एडजेक्टिव। तो यहाँ पर रूल ध्यान में रखना है कि जब भी कोई डिटरमिनर आ गया उसके बाद कोई ना कोई नाउन आएगा, और उसके साथ उसकी विशेषता बताने वाला हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है, क्लियर है? अब जरा देखो, अब आगे की बात करते हैं। दूसरे रूल आपको क्या समझना है कि कैसे पकड़ोगे कि यहाँ पर ये V3 V4 है, ये वर्ब है या फिर एडजेक्टिव है। तो इसके लिए ध्यान रखो कुछ एक्स्ट्रा बातें जो पिछले क्लास में मैं नहीं बताया था, अभी आप शायद अच्छे से समझ जाओगे। जैसे मैं अगर आपको बताऊं कि आवर प्राइम मिनिस्टर इज डेवलपिंग द कंट्री। क्या बोल रहा हूँ? ध्यान देना, आवर प्राइम मिनिस्टर इज डेवलपिंग द कंट्री। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, बस सुनना ध्यान से। डेवलपिंग द कंट्री, ठीक है। और फिर मैं बोलूं कि इंडिया इज द डेवलपिंग कंट्री। इंडिया इज द डेवलपिंग कंट्री। क्या फर्क है दोनों में, ये समझने की कोशिश करना। ठीक है, देखो कंट्री कंट्री दोनों जगह क्या है? आपका नाउन है ना, नाउन है। अब जरा ध्यान देना
कि जब भी V3 मतलब डेवलपिंग यहाँ भी है, डेवलपिंग यहाँ भी है, V3 या फिर V4, अगर इसके बाद द का प्रयोग हुआ है, गौर करना, अगर इसके बाद द का प्रयोग हुआ है तो यहाँ पर डेवलपिंग आपका वर्ब हो जाता है। दूसरा इसमें कैच ये भी है कि इस डेवलपिंग या फिर डेवलप्ड रहता है, यहाँ पर V3 यानी V4 रहता है, इसके पहले जो है ये आपका क्या होता है, ये आपका इसके पहले कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब होता। क्लियर है? तो 2 पॉइंट याद रखना यहाँ पर वर्ब से रिलेटेड, कि अगर V3 और V4 वर्ब का काम कर रहा होगा ना कि एडजेक्टिव का, तो क्या होगा, इस वर्ब के बाद डिटर्मिनर आएगा और इस वर्ब के पहले आपका कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब आ रहा होगा। पहला चीज समझ गए। अब एडजेक्टिव के केस में है कि एडजेक्टिव के केस में होगा कि इस डेवलपिंग के बाद में कोई डिटर्मिनर नहीं होगा, उसके पहले आपका कोई डिटर्मिनर आ रहा होगा। जैसे यहाँ पर द है, ए है, एन है ना, तो ये इसके पहले आ रहा होगा। तब अगर इसके पहले आएगा तब यहाँ पर V3 और V4 आपका एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा होगा, ना कि वर्ब की तरह। मुझे उम्मीद है आप पकड़ पा रहे होगे बात को। जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, मैं लिखूंगा नहीं, आप सुनने की कोशिश करना। मैं अगर कहूँ कि ही इज अ कंफ्यूज्ड पर्सन, है ना, और फिर कंफ्यूज्ड स्टूडेंट, ही इज अ कंफ्यूज्ड स्टूडेंट। क्लियर? अब देखो, कंफ्यूज्ड स्टूडेंट जो है, कंफ्यूज्ड के पहले आया है है ना, ए जो आया है आपका, ए कंफ्यूज्ड स्टूडेंट, ये स्टूडेंट से पहले कंफ्यूज्ड है और इस कंफ्यूज्ड से पहले आपका ए है। अगर डिटर्मिनर पहले आ गया तो ये कंफ्यूज्ड क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। बात को समझ रहे हो? अगर कंफ्यूज्ड के बाद अगर आता कोई डिटर्मिनर, तब समझते कि वहां पर वो कंफ्यूज्ड एडजेक्टिव ना होकर के वर्ब होता। जैसे एग्जांपल में मैं बताता हूं कि द टीचर कंफ्यूज्ड द स्टूडेंट। बात को समझ रहे हो? द टीचर कंफ्यूज्ड द स्टूडेंट्स, मतलब यहां पर क्या है कि कंफ्यूज्ड के बाद द आया है, समझ गए? तो वहां पर कंफ्यूज्ड क्या होगा, जब बाद में आएगा तो वर्ब होगा और पहले आएगा तो वो एडजेक्टिव होगा, है ना। अब जरा देखो, जो सेकंड एग्जांपल में बताया कि द टीचर कंफ्यूज्ड, है ना, कंफ्यूज्ड द स्टूडेंट। यहां तक आप समझ गए? मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे अच्छे तरीके से, है ना। कई बार आपको उस कंफ्यूज्ड के पहले क्या होगा, हैज, हैड इस तरीके से लगा रहेगा, तो भी उस तरीके से पकड़ सकते हो कि वहां पर वो कंफ्यूज्ड जो है या फिर कंफ्यूजिंग जो है वो क्या होगा, आपका वर्ब होगा। तो 2 तरीके से आपको कैच करना है। अगर आपका इस V3 और V4 के बाद अगर डिटर्मिनर आता है तो यहाँ पर ये V3 और V4 वर्ब की तरह काम कर रहा होगा, और अगर इसके पहले आ रहा होगा कोई डिटर्मिनर, जैसे यहाँ पर द आया है, तो यहाँ पर V3 और V4 आपका एडजेक्टिव होगा। दूसरे तरीके से वर्ब को कैच करने का है कि कई बार आपको देखने को मिलेगा कि ये जो V3 और V4 है, इसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब अगर आ गया है तो गारंटीड वो क्या होगा, वर्ब का फंक्शन कर रहा होगा, ना कि एडजेक्टिव का। क्लियर? अगर आया होगा तो। अब बात करते हैं, सीधा इस सेंटेंस पे आते हैं कि आप कैसे समझोगे। यहाँ पर देखो, ए आ गया है। अब बताओ, ए जो है इस पहले तो आप पिछले क्लास में सीख गए हो कि ये जो एक्सपीरियंस्ड है, इससे जुड़ा हुआ नाउन, मतलब ये सेटिस्फाइड है, इससे जुड़ा हुआ नाउन एक्सपीरियंस है ना। यहाँ पर जो द आया है ये डिटर्मिनर आया है, और ये जो V4 या फिर V3 जो भी होगा यहाँ पर, इसके बाद आने वाला यहाँ पर ये नाउन है ना। यहाँ पर द टीम जो है ये प्लेड का क्या है, नाउन है, इससे जुड़ा हुआ नाउन है, ये भी बता दिया था। डेटा जो है ये स्टोरिंग से जुड़ा हुआ नाउन है, ये तो आप समझ गए हो पहले से। अब जरा देखो, यहाँ पर ए है, यहाँ पर द है ना, यहाँ पर आपका टीम के पहले ही द आ चुका है, यहाँ पर डेटा के पहले आपका ऑल आया है, मतलब ये सारे डिटर्मिनर किसका इंडिकेट कर रहे हैं कि इसके बाद कोई ना कोई नाउन होगा। बात को समझ गए? अब ये सारे अब डिटर्मिनर पर गौर करोगे तो पता चलेगा कि ये जितने भी सेटिस्फाइड है, स्पीकिंग है, प्लेड है, स्टोरिंग है, इसके पहले आया है, ना कि बाद में, है ना। अगर ये पहले आया है तो ये क्या होगा, डेफिनेटली एडजेक्टिव होगा, ना कि वर्ब। क्लियर? अब दूसरे तरीके से समझो कि ये सेटिस्फाइड के पहले कोई यहाँ पर, ये तो देख रहे हैं कि डिटर्मिनर आया है, ना कि इसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं आया तो ये आपका वर्ब हो ही नहीं सकता, है ना। मतलब कुछ कुछ केस में हो सकता है, लेकिन इसके पहले नहीं आया, तो एक तरीका ये भी है। और दूसरा तरीका, इसके बाद अगर ये नाउन आया है ना, और इसके बाद आपका कोई डिटर्मिनर नहीं है, अगर डिटर्मिनर रहता तो ये क्या हो जाता, वर्ब हो जाता, है ना। यहाँ पर अगर द हो जाता लैंग्वेज के पहले, तो यहाँ पर स्पीकिंग जो है ये आपका क्या हो जाता, वर्ब हो जाता। क्योंकि अगर V3 और V4 के बाद अगर डिटर्मिनर आता है तो वो वर्ब होगा, और पहले अगर आ जाता है डिटर्मिनर
तो वो एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। क्लियर यहाँ तक? इतना कुछ आप सीख चुके। अब कहोगे सर यहाँ पर प्लेड के बाद द तो आया है और मैच भी तो आपका नाउन है ना, तो इसको पहचानने के तरीके मैं पिछले क्लास में भी बता दिया था कि क्यों ये वर्ब नहीं होगा। क्यों वर्ब नहीं होगा ज़रा बताओ, कमेंट करके भी आप मुझे बता सकते हो। तो अभी मैं इसको अच्छे तरीके से बताऊंगा। एक और यहाँ पर रूल लागू होता है आपका, जो इसमें छुपा हुआ है वो रूल जो मैं पिछले क्लास में भी बताया था कि जहाँ भी कोई भी वर्ब होगा, अच्छा मान लो कुछ देर के लिए मान लो कि इसके बाद दा तो आया है सर, तो यहाँ पर प्लेड जो है ये आपका वर्ब क्यों नहीं होगा? अभी अभी तो आप बताए कि अगर इसके बाद कोई डिटर्मिनर आता है तो ये वर्ब हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एक और रूल यहाँ पर क्या इंक्लूड होता है कि जितने भी वर्ब होंगे उसका एक सब्जेक्ट होगा और जितना भी सब्जेक्ट होगा उसके लिए एक वर्ब आया होगा, क्योंकि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट से ही बेसिक स्ट्रक्चर बनता है किसका? सेंटेंस का। बात को समझ रहे हो? तो सब्जेक्ट होगा तो वर्ब होगा और वर्ब होगा तो यहाँ पर सब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पर उसी चीज़ को हम चेक करते हैं कि अगर यहाँ पर प्लेड है, अगर ये वर्ब है तो इसका सब्जेक्ट कहाँ है? तो कहोगे सर द मैच है। चलिए यहाँ यहीं पर आप बैठे रहना है ना कि द टीम इसका क्या है? सब्जेक्ट है। अब भाई वन जो है, वन भी तो आपका वर्ब है, जीतना तो वर्ब है, इसका सब्जेक्ट कहाँ गया? कहोगे सर द मैच आपका नाउन बच जाता है, इसको हम बना देते हैं इसका सब्जेक्ट। तो भाई अगर द मैच आपका सब्जेक्ट है तो लॉजिकली जरा सोच करके देखो, मैच कभी वन करेगा? जीतेगा? मैच कोई वैसा नाउन है जो जीत सकता है? जीतने का काम तो कोई टीम करेगा ना, मैच कैसे जीतेगा किसी चीज को? मैच को जीता जाएगा, मैच खुद नहीं जीतेगा। तो मुझे उम्मीद है आप समझ पा रहे होगे कि इस वन का जो सब्जेक्ट है ये द टीम है। बात समझ पा रहे हो? तो जीतने का काम टीम कर रहा है ना कि मैच कर रहा है। तो सब्जेक्ट अगर ये हो गया और इस वर्ब के लिए सब्जेक्ट मिल गया तो ये प्लेड आपका यहाँ जो है या फिर प्लेइंग जो भी आएगा ये यहाँ पर वर्ब कैसे होगा? है ना, क्योंकि वर्ब का एक ना एक सब्जेक्ट चाहिए। अब कहोगे द मैच को कर देते हैं सर, द मैच को, क्योंकि नाउन तो दो है यहाँ पर, नाउन ये भी है, नाउन आपका ये भी है, और अगर आप इसको वर्ब माने थे, वर्ब क्या? वर्ब यही होगा वन, है ना। अगर वर्ब है तो इसका सब्जेक्ट तो डिसाइड कर लिए कि पहला वाला नाउन द टीम होगा। तो कहते हैं कि सर इसको भी वर्ब मान के इसका हम सब्जेक्ट द मैच को कर देते हैं। फिर भी लॉजिकली सोचने की कोशिश करो, मैच कभी खेलेगा क्या कोई चीज़? नहीं, मैच को खेला जाएगा, है ना। तो मैच को खेलने वाला कोई और है और वो कौन है? द टीम, है ना। तो यहाँ पर ये वर्ब नहीं है, यहाँ पर ये एडजेक्टिव है, ये तो हम पहचान लिए हैं, है ना, और पहचान लिए हैं इसलिए ये वर्ब नहीं है, क्योंकि अगर दो वर्ब है तो उसके लिए दो डिफरेंट आपका क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट होना चाहिए, है ना। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, पिछले क्लास में भी मैं बताया था कि अगर दो वर्ब है तो ज़रूरी नहीं कि उस दोनों वर्ब के लिए दो अलग अलग सब्जेक्ट हों, लेकिन यहाँ पर ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये सेंटेंस जो है एक ही सेंटेंस है, इसमें कोई और सेंटेंस किसी कंजंक्शन के द्वारा जुड़ा हुआ नहीं है। मान लीजिए एंड से जुड़ा रहता, अगर आपको पिछले क्लास की याद है जो मैं एग्जांपल लिया था, है ना, एंड से जुड़ा रहता तो कहते कि दोनों वर्ब का कोई एक सब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन यहाँ पर कोई कंजंक्शन के द्वारा जुड़ा हुआ कोई चीज़ नहीं है। समझ रहे बात को? फिर एक और रूल क्या बताया था कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट नहीं बन सकता एक ही सेंटेंस में, है ना, उसको भी ध्यान में रखना आप। तो चलिए इतना दूर तो पता चल गया ना कि ये चारों जो है यहाँ पर क्या होगा, ये चारों यहाँ पर किसी ना किसी तरीके से क्या है? एडजेक्टिव है, वर्ब नहीं है। तो जो छोटे छोटे रूल मैं बीच में बताया वो लिख के नहीं लाया हूँ, क्योंकि इसको फिर से मुझे बताना है कब? डिटर्मिनर पढ़ाने के बाद, लेकिन इसका यहाँ पर यूज़ था तो मैं आपको बता दिया, क्योंकि ये वर्ब और एडजेक्टिव से रिलेटेड है तो दोनों को कंबाइन करके अभी बताना पड़ रहा है मुझे, है ना। तो ये अंडरस्टैंडिंग पर है कि कौन कितने दूर तक सोच पाता है, मेरी बातों को कैच कर पाता है ना। अगर आपके जो परसेप्शन लेवल है वो अगर ठीक ठाक है तो आप समझ जाओगे, और अगर आप बिल्कुल बेसिक में हो, बिल्कुल ही बेसिक में हो, मतलब बचपन लेवल में पढ़ रहे हो, है ना, दिस इज अ कॉ, दिस इज अ कैट, है ना, इस तरीके वाला आप पढ़ रहे हो तो हो सकता है आपको मुश्किल पड़ेगा। लेकिन अगर आप ग्रेजुएट हो गए हो तो डेफिनेटली आपको समझ में आनी चाहिए चीज़ों को। अब जरा देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो एक एस्पेक्ट हमारा कंप्लीट हो गया कि यहाँ पर ये सेटिस्फाइड, स्पीकिंग, प्लेड, स्टोरिंग जो भी है, यहाँ पर आपका ये वर्ब नहीं है, यहाँ पर आपका ये एडजेक्टिव है। क्लियर? आप रिपीट करके वीडियो देखना, जितने मैं बीच बीच में जो लिख करके नहीं लाया हूँ और जो बोल दिया हूँ उस पर फोकस करना, तब समझ जाओगे अच्छे से। अब जरा देखो, अब दूसरा एस्पेक्ट ये था कि यहाँ पर V3 होगा या फिर V4 होगा, तो बहुत आसान है इसको पहचानना। कैसे भाई?
अब बताओ, सेटिस्फाइड से जुड़ा हुआ नाउन क्या है? एक्सपीरियंस। स्पीकिंग से जुड़ा हुआ नाउन क्या है? लैंग्वेज। प्लेड से जुड़ा हुआ नाउन क्या है? द टीम। स्टोरिंग से जुड़ा हुआ नाउन क्या है? डेटा, ऑल डेटा, है ना। अब मैं यहाँ पर बोला था कि अगर ये नाउन जो है इस वर्ब का डूअर है कि नहीं ये पहचानना है। अगर डूअर है तो V4, अगर डूअर नहीं है तो V3, बस इतनी सी बात है। अब चेक करो, एक्सपीरियंस जो है किसी को सेटिस्फाई कर सकता है क्या? बिल्कुल कर सकता है सर। कैसे कर सकता है? अगर ये चीज़ें नहीं समझ में आई तो इस तरीके से समझो, एक्सपीरियंस को कोई सेटिस्फाई कर सकता है? एक्सपीरियंस तो भाई कोई व्यक्ति तो नहीं है ना जिसको सेटिस्फाई किया जा सकता है, नहीं। एक्सपीरियंस कोई व्यक्ति नहीं है, लेकिन एक्सपीरियंस किसी व्यक्ति को सेटिस्फाई कर सकता है। तो यहाँ पर ये नाउन जो है ये डूअर है कि नहीं सेटिस्फाई का? बिल्कुल डूअर है, इसलिए यहाँ पर V4 होगा। फिर से मैं समझाता हूँ, जैसे पिछले क्लास में मैं बताया था कि रसगुल्ले का स्वाद किसी व्यक्ति को सेटिस्फाई कर सकता है, तो वो जो स्वाद है वो डूअर है, सेटिस्फाई करने का डूअर है। बात क्लियर है? अगर स्वाद कोई व्यक्ति होता भाई, उसको सेटिस्फाई किया जाता तो V3 यहाँ पर करेक्ट था, लेकिन कि वो तो कोई व्यक्ति है नहीं, है ना। रसगुल्ले का स्वाद तो कोई व्यक्ति है नहीं जिसको हम सेटिस्फाई कर दें। तो इसी तरीके से यहाँ भी है, एक्सपीरियंस कोई व्यक्ति नहीं है जिसको सेटिस्फाई किया जा सके। यही जो एक्सपीरियंस है ये किसी और को सेटिस्फाई कर सकता है, मतलब ये एक्सपीरियंस यहाँ पर नाउन है, मतलब इस सेटिस्फाइड का डूअर है। अगर डूअर है तो यहाँ पर सेटिस्फाइड ना होकर के क्या होगा? सेटिस्फाइंग, मतलब ING वाला इसका फॉर्म होगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में। ये लैंग्वेज है। अब बताओ, लैंग्वेज स्पीकिंग का क्या है? डूअर है। अगर ये डूअर है तो यहाँ पर करेक्ट होगा ING फॉर्म, अगर डूअर नहीं है तो ING फॉर्म यहाँ पर ना होकर के थर्ड फॉर्म होगा V3। तो देखो, लैंग्वेज बोलने का काम करता है क्या? खुद नहीं, ये किसी और से प्रभावित होता है, मतलब लैंग्वेज को कोई और करता है और बोलता है ना। तो बोलने का काम इसको कोई और करता है, ये खुद यहाँ पर डूअर नहीं है स्पीकिंग का। अगर डूअर नहीं है तो स्पीकिंग ना होकर के क्या होगा? स्पोकन होगा। क्लियर? अब देखो, द टीम जो है ये इससे जुड़ा हुआ वर्ब है, इस प्लेड से जुड़ा हुआ क्या है? आपका नाउन है ना। अब इस नाउन के बारे में चेक करो, क्या इस सेंटेंस में द टीम प्ले करने का काम कर रहा है? तो ये नाउन देख रहे हैं कि टीम ही खेलेगा, और कौन खेलेगा? मैच थोड़े ना खेलेगा मैच को, नहीं, टीम खेलेगा किसी मैच को। तो द टीम जो है ये डूअर है प्लेड का। अगर डूअर है तो यहाँ पर V3 कैसे लिखोगे? यहाँ पर V4 लिखना पड़ेगा, प्लेइंग, है ना, ING फॉर्म, प्लेइंग। क्लियर? फिर नेक्स्ट में देखो, स्टोरिंग से जुड़ा हुआ आपका डेटा जो है ये नाउन है। अब बताओ, डेटा क्या स्टोरिंग का डूअर है? मतलब डेटा खुद स्टोर कर रहा है क्या किसी को? नहीं, डेटा को ही स्टोर किया जा रहा है। तो भाई डेटा अगर स्टोरिंग का डूअर नहीं है, अगर डूअर नहीं है तो ये यहाँ पर आप कैसे लिख दोगे V4? क्योंकि V4 तब होता जब इसका सब जो नाउन है इससे जुड़ा हुआ वो डूअर होता स्टोरिंग का। लेकिन डेटा तो स्टोर कर नहीं रहा, डेटा को ही स्टोर किया जा रहा है। तो डेटा यहाँ पर डूअर नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? स्टोर्ड होगा। क्यों? क्योंकि V3 तब यूज करते हैं जब उसका डूअर वो नहीं होता। तो डेटा यहाँ पर स्टोरिंग का डूअर नहीं है, इसलिए V3 स्टोर होगा। क्लियर यहाँ तक? तो मुझे उम्मीद है आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे चीज़ों को, है ना। तो बहुत लोग पूछते हैं कि सर आप इतनी चीज़ों को लिख करके क्यों लाते हो? मतलब देखो, ये सारे जो मैं पूरा डिटेल में लिख के लाता हूँ, ये सारी बातों को मैं जो लिख के लाता हूँ आपके सामने, इससे आप कितना आसानी से समझ जाते हो, PDF से भी आप समझ जाओगे, है ना। लेकिन देखो, अभी जो मैं बीच बीच में 2-3 रूल बताया, 2-3 रूल ये बताया कि भाई अगर ये V3 V4 के बाद अगर आपका द आता है या फिर कोई डिटर्मिनर आता है तो उसको वर्ब मानेंगे, यहाँ पर लिख कर तो नहीं लाया। फिर एक चीज़ और बोला कि अगर इसके बाद यूज होता है कोई डिटर्मिनर तो ये वर्ब होगा, अगर इसके पहले यूज हुआ है डिटर्मिनर तो ये एडजेक्टिव होगा। और अगर ये सारे वर्ब के पहले कोई हेल्पिंग वर्ब आया तो डेफिनेटली जान जाएंगे कि ये वहाँ पर वर्ब का काम कर रहा है, ना कि एडजेक्टिव का। अब ये जो छोटी छोटी बातें बताया, और भी बताया कि सब्जेक्ट जो है हर एक सब्जेक्ट का एक वर्ब होता है, हर एक वर्ब का एक सब्जेक्ट होता है, मतलब हर एक वर्ब का एक सब्जेक्ट और हर एक सब्जेक्ट का एक वर्ब होता है। दूसरी बातें ये भी बताया कि सब्जेक्ट मतलब अगर हर एक वर्ब का अगर कोई एक ऑब्जेक्ट अगर है, अगर बोल रहा हूँ, जरूरी नहीं है, अगर किसी सब्जेक्ट का मतलब किसी वर्ब का अगर ऑब्जेक्ट है या फिर किसी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है तो उस ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट नहीं बना सकते। ये कुछ कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स मैं बताया ना अभी, उसको तो लिख करके नहीं लाया हूँ। देख लो, अगर लिख करके नहीं लाया हूँ तो कितने लोगों को समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है भाई। मतलब पिछले क्लास में देखो, कुछ लोग ऐसे थे
जो ये छोटे छोटे बात को ध्यान में नहीं रख पाते, उनको हर चीज़ लिखा हुआ होना चाहिए। तो ये फ़र्क है लिखने में और ना लिखने में। अगर मैं लिख करके हर बातों को दे देता हूँ तो आप अच्छे से समझ पाते हो। जैसे पिछले पीडीएफ में आपको नहीं मिला होगा ये 4-5 पॉइंट जो मैं बीच में बताया, वो लिखे हुए फॉर्म में नहीं मिला आपको, तो आप कैच नहीं कर पाए। बात को समझ रहे हो? तो इसलिए मैं ज़रूरी समझा कि जो चीज़ को मैं कमी पाया था टीचर्स में अपने टाइम में, तो मैं चाहता मैं ये स्टार्ट किया सोचना कि भाई वो कमी को मैं दूर कर पाऊँ। तो अब कहोगे सर अभी जो 4-5 रूल आप बताए बीच में, इसको कब लिख करके दोगे? तो मैं बता चुका हूँ आपको पहले ही कि कंबाइंड चैप्टर का ये पार्ट है। मतलब मैं बताया था एडजेक्टिव कंप्लीट करने के बाद एडवर्ब पढ़ाऊँगा, उसके बाद डिटरमिनर, उसके बाद एक कंबाइंड चैप्टर लाऊँगा, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करवाने हैं, है ना? तो उस चैप्टर में आपको ये सारे छोटे-छोटे रूल्स आपको देखने को मिल जाएँगे, एकदम लिखे हुए फॉर्म में, रिटन फॉर्मेट में, ठीक है? तो अभी इससे रिलेटेड जो भी मैं बताया आप कैच करने की कोशिश करना और बाकी चीज़ों को दिमाग से निकाल देना। बस 2 ही चीज़ यहाँ पर आपको समझना था, वही 2 क्वेश्चन को आप दिमाग में ले करके चलना और समझने की कोशिश करना, समझ जाओगे। कोई तीसरा क्वेश्चन आपके दिमाग में अराइज़ हुआ तो नहीं समझ पाओगे, है ना? अभी आप प्रेज़ेंट में पढ़ रहे हो, सोच रहे हो फ्यूचर के बारे में और पास्ट में क्या-क्या सीखो उसके बारे में, तो आप नहीं समझ पाओगे। बस यहाँ 2 ही क्वेश्चन्स थे। पहला ये पहचानना कि एडजेक्टिव का काम कर रहा है V3 V4 और फिर वर्ब का काम कर रहा है ना? तो ये आपको सीखना था यहाँ पर। और अगर यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो वहाँ पर V3 यूज़ होगा या फिर V4 यूज़ होगा। बस यही 2 क्वेश्चंस को मुझे समझाने थे। तो मुझे उम्मीद है आप इस चारों एग्जांपल्स को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए हो। नहीं समझे हो तो फिर से समझाना ही पड़ेगा मुझे। उस डिटरमिनर चैप्टर के बाद जो कंबाइंड टॉपिक मैं लाने वाला हूँ उसमें भी समझाऊंगा फिर से इन चीज़ों को, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए प्रीवियस ईयर में, मेंस लेवल में पूछा गया, ये सब प्री के एग्जाम में नहीं पूछे जाते। तो मेरी कोशिश होगी वहाँ भी समझा दूँ सारे लिखावट के फॉर्मेट में, और यहाँ भी आप समझने की कोशिश करना, ठीक है? तो वीडियो वगैरह को लाइक करो। थोड़ा सा एडवांस लेवल का मैं पढ़ा दे रहा हूँ क्योंकि मेंस लेवल बोल करके ये स्टार्ट किया हूँ, तो बच्चे वाले चीज़ों को क्यों स्टार्ट करता है ना? तो मुझे उम्मीद है आप अच्छे तरीके से सीख पा रहे होगे और आज तो डेफिनेटली सीख गए होगे। जो लोग पिछली वीडियो को देखे हो मैं गारंटी से बोल सकता हूँ आप सीख ही गए होगे। चलिए भाई, आज भी बहुत कुछ सीखे, इस वीडियो को जरूर लाइक करना। तो चलिए आज का क्लास यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।